राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम अगला टॉपिक ले रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश राजवंशों में से प्रश्न बनने की पूरी संभावना 90% क्वेश्चन राजवंशों में से ही बनते हैं। तो राजवंशों को हमें काफी अच्छे से तैयार करना है। तो आज हम पहला राजवंश पढ़ रहे हैं राजस्थान का, जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार, सबसे पहले बात कर लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश में। गुर्जर प्रतिहार दो शब्दों से मिलकर बना है, गुर्जर और प्रतिहार। गुर्जर का अर्थ क्या होता है? गुर्जर एक स्थान है, ठीक है, गुर्जरात्रा कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने भी शासन किया वहां पे। तो गुर्जर वो शब्द है गुर्जर, ठीक है, उससे ही मिलता, वैसे अलग अलग शब्द है, उससे ही मिलता जुलता शब्द है गुर्जर। तो गुर्जर एक स्थान है। और प्रतिहार, प्रतिहार की बात करें तो प्रतिहार जाति का नाम है, ठीक है, प्रतिहार जाति का नाम है। प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल, यानी जो दरवाजे पर खड़े रहते हैं वो द्वारपाल। ठीक है, कहते हैं भाई पहले प्रतिहार वंश के जो लोग थे वो द्वारपाल हुआ करते थे दूसरे राजाओं के, फिर इन्होंने अपना राजवंश स्थापित किया और शासन शुरू किया था इन्होंने। ठीक है, मुणोत नेडसी जो राजस्थान के अबुल फजल कहे जाते हैं, उन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी बताई है? तो वो है मंडोर की शाखा। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष या संस्थापक किसे कहते हैं? किसने गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत की थी? तो वो थे हरिश्चंद्र। कौन थे? हरिश्चंद्र, जिनकी उपाधि क्या थी? रोहिलिद्धि। और पहली राजधानी कौन सी थी? तो मंडोर। सबसे प्राचीन शाखा भी मंडोर है, तो सबसे प्राचीन राजधानी भी कौन सी होगी? मंडोर। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो वत्सराज को। ऐसा क्यों? कि भाई हरिश्चंद्र ने शुरुआत की थी, लेकिन सबसे शक्तिशाली शासन, स्थायी शासन किनके काल में शुरू हुआ था? तो वत्सराज के, इसलिए वत्सराज को कहते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक। अब बात कर लेते हैं इस वंश के कौन कौन से प्रमुख शासक हुए। ठीक है, शासक बहुत सारे थे, लेकिन अपने काम के जो है वो अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला शासक हुआ है नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नाम जितना खतरनाक है शासक भी उतने ही खतरनाक है ये। नागभट्ट प्रथम की बात कर लेते हैं तो ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर का है मध्य प्रदेश में, तो ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम की उपाधि क्या है? उपाधि इनको क्या कहते थे? तो इनको कहते थे मलेच्छों का विनाशक। ठीक है, मलेच्छ कौन होते हैं? जो विदेशी आक्रमण करते हैं, जैसे चंगेज खान, मंगोल, गजनवी आए थे, इसके अलावा मुगल हो गए, अफगान हो गए, ये सारे विदेशी आक्रमणकारी थे, इनको मलेच्छ कहते थे। तो मलेच्छों के विनाशक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था? मेड़ता को राजधानी बनाया था। ठीक है, मेड़ता पर अधिकार किया इन्होंने और फिर मेड़ता को राजधानी, ठीक है, पहले मंडोर थी, फिर इन्होंने मेड़ता को राजधानी बनाया। इन्होंने हिरण्य गर्भ महादान यज्ञ करवाए। ठीक है, हिरण्य गर्भ महादान यज्ञ बड़ा यज्ञ था काफी, अश्वमेध यज्ञ जितना ही बड़ा यज्ञ है, इन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु करवाया था। ठीक है, इसका आयोजन करवाया था। उज्जैन और भीनमाल, उज्जैन और भीनमाल में गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखा की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, उज्जैन और भीनमाल में भी गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखा शुरू की थी नागभट्ट प्रथम ने। आगे बात करते हैं, अगले शासक होते हैं कुक्कुक। ठीक है, नाम काफी अजीब लगता है, कुक्कुक। कुक्कुक के बारे में एक ही फैक्ट ध्यान रखना था कि 861 विक्रम संवत में घटियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। घटियाला शिलालेख दो शिलालेख है, और संस्कृत भाषा, संस्कृत या प्राकृत, संस्कृत का ही अपभ्रंश रूप है प्राकृत। तो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है घटियाला शिलालेख, ये कुक्कुक ने लिखवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे याद रखना, घटियाला शिलालेख कुक्कुक, तो जीके, जीके, ठीक है, घटियाला कुक्कुक, के फॉर कुक्कुक, जी फॉर, तो जीके याद रख लेना। ठीक है, वत्सराज की बात कर लेते हैं, अगले शासक हुए कुक्कुक के बाद वत्सराज। वत्सराज को कहते हैं प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक। क्यों कहते हैं मैंने बता दिया। इनके काल में स्थायी शासन शुरू हुआ था और स्थायी सेना भी तैयार की थी इन्होंने, और समृद्ध था उनके समय में वंश। ठीक है, इसलिए इनकी उपाधियां क्या थी? तो इनकी उपाधियां थी जयवराह। ठीक है, सभी युद्धों में विजय प्राप्त की थी इन्होंने, उसके बाद इनको कहा गया जयवराह। और रणहस्तीन, रणहस्तीन यानी रण में हाथी के समान जो डट के खड़ा रहे, वो कहलाता है रणहस्तीन। वत्सराज के दरबारी विद्वान थे, उनमें दो प्रमुख विद्वान थे। एक तो थे उद्योतन सूरी, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कुवलयमाला, काफी पॉपुलर है, हम पढ़ते हैं, कला और संस्कृति में भी पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें पूछिए, इतिहास में पूछ सकते हैं, ये कुवलयमाला ग्रंथ उद्योतन सूरी। और एक वो है जीनसेन सूरी, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था हरिवंश पुराण। वत्सराज के शासन काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। ठीक है, वत्सराज प्रथम के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष
क्या है वो भी मैं बताता हूँ। त्रिपक्षीय संघर्ष ये 2 फेज में हुआ था। पहले फेज की बात कर लेते हैं। त्रिपक्षीय यानी 3 पक्ष यानी 3 राजवंशों के मध्य संघर्ष हुआ था, युद्ध हुए थे, वो था त्रिपक्षीय संघर्ष। लेकिन युद्ध हुए तो लेकिन क्यों हुए थे? कन्नौज को लेके। कन्नौज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन जहाँ पे था वहां पर फसल कम होती थी, ठीक है, पता है, रेगिस्तान वगैरह था अपने मंडोर के आसपास का क्षेत्र तो, और बहुत कम होता था, अपने उज्जैन भीनमाल में बहुत कम अनाज वगैरह होता था, और समृद्ध नहीं था उस समय, ठीक है, समृद्धि की खान पान की समस्या रहती थी गुर्जर प्रतिहार वंश के लोगों, उनकी प्रजा को। तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर गंगा, यमुना, चंबल जैसी बड़ी बड़ी नदियां बहती और वहां पर फसल खेती अच्छी होती, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो वत्सराज थे वो चाहते थे भाई कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासन है उसमें मिला दे, ताकि क्या हो जाए भाई, खाने पीने की समस्या खत्म हो जाए, वहां से अनाज उगा के पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन में काम में ले सके। तो इन्होंने वत्सराज ने आक्रमण कर दिया किस पे? कन्नौज पे। और कन्नौज के उस समय शासक थे इंद्रायुध। तो वत्सराज ने कन्नौज को जीत लिया और इंद्रायुध को पराजित कर लिया। तो इंद्रयुद्ध हारने के बाद सीधे चले गए बंगाल। वहां के शासक थे धर्मपाल, जो पाल वंश से संबंधित थे, ठीक है। तो धर्मपाल से मदद मांगी और बोला भाई मेरी सहायता करो, आधा कन्नौज में आपको दे दूंगा। तो धर्मपाल तैयार हो गए। धर्मपाल और इंद्रयुद्ध ने दोनों ने संयुक्त सेना गठन करके आक्रमण किया वत्सराज पे। तो वत्सराज तो काफी शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने दोनों की सेना को पराजित कर लिया। तो फिर ये दोनों हारे हुए राजा चले गए किसके पास? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे ध्रुव प्रथम, उनके पास मदद के लिए। तो ध्रुव प्रथम ने मदद की और ध्रुव प्रथम ने आक्रमण किया किस पे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज पे। और जैसे आक्रमण किया तो ध्रुव प्रथम से वत्सराज हार गए। तो इन्होंने धरा के कन्नौज वापस ले लिया वत्सराज से और वापस दे दिया इंद्रयुध को, ठीक है। तो ये था त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 राजवंशों के मध्य का संघर्ष था। किन किन कौन कौन से राजवंश? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और धर्मपाल यानी पाल वंश के धर्मपाल के बीच में कन्नौज को लेके हुआ था। और इसमें कुछ समय के लिए गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज का अधिकार हो गया था कन्नौज पे, लेकिन राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव प्रथम ने वत्सराज को पराजित कर लिया और कन्नौज पे वापस अधिकार कर लिया, ठीक है। फेज 2 की बात कर लेते हैं। वत्सराज को हरा के ध्रुव प्रथम ने वापस ले लिया था कन्नौज। और फिर उसके वत्सराज के बाद नए जो शासक बने वो बने थे नागभट्ट सेकंड। वत्सराज के बाद शासक बने थे नागभट्ट सेकंड। उस समय बंगाल के तो वही थे, पाल वंश के धर्मपाल ही थे, लेकिन राष्ट्रकूट के भी ध्रुव प्रथम के बाद अगले शासक बन गए थे गोविंद। और कन्नौज पे उस समय इंद्रयुद्ध का शासन खत्म हो गया था, नए शासक बने थे चक्रायुद्ध। तो फिर नागभट्ट सेकंड ने आक्रमण किया वापस किस पे? कन्नौज पे। चक्रायुद्ध को हरा दिया और कन्नौज पे अधिकार कर लिया। तो चक्रायुद्ध वापस चले गए दोनों के पास, ठीक है, धर्मपाल और गोविंद के पास। तो धर्मपाल और गोविंद ने संयुक्त सेना लेके आक्रमण किया किस पे? नागभट्ट सेकंड पे। लेकिन नागभट्ट सेकंड तो वत्सराज से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। तो इन्होंने क्या किया? इन सबकी संयुक्त सेना को हरा दिया और कन्नौज पे स्थायी अधिकार कर लिया और कन्नौज को राजधानी बना दिया गुर्जर प्रतिहार वंश की, ठीक है। तो ये था त्रिपक्षीय संघर्ष। आगे बात कर लेते हैं। वत्सराज के बाद अगले शासक हुए थे नागभट्ट सेकंड। तो नागभट्ट सेकंड के बारे में क्या है? तो कन्नौज को राजधानी बनाया, त्रिपक्षीय संघर्ष जीत लिया था इन्होंने, तो कन्नौज पर अधिकार हो गया, तो कन्नौज को राजधानी बना दिया। और तुर्को यानी मुस्लिम जो थे, तुर्क तुर्क भी मुस्लिम ही थे, तो तुर्कों को पराजित किया था कि इन्होंने नागभट्ट सेकंड ने। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? खुमान रासो ग्रंथ में मिलता है, जिसको किसने लिखा था? दलपत विजय ने, ठीक है। अगले शासक हुए हैं मिहिर भोज। नागभट्ट सेकंड के बाद एक बीच में एक कमजोर शासक हुए थे रामभद्र, जिनको मार दिया और फिर शासन शुरू हो गया मिहिर भोज का। तो मिहिर भोज को कहते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम पितृहंता, यानी पहला वो शासक जिसने अपने पिता की हत्या की थी। किसने? मिहिर भोज ने, ठीक है। प्रतिहारों मिहिर भोज के समय प्रतिहारों की शक्ति का चरमोत्कर्ष था और समृद्धि काल भी था। यानी मिहिर भोज वो शासक था जिसके काल में प्रतिहारों का वर्चस्व पूरे भारत में था और सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे तो वो थे मिहिर भोज। तो इनके काल में काफी समृद्ध था पूरा इनका जो राज्य क्षेत्र था, इनकी जो रियासत थी वो पूरी संपन्न थी हर तरह से, सैनिकों से भी। और इनके टक्कर का मतलब कोई नहीं था इनके समय में, ठीक है। इनकी उपाधियां क्या थी? इनकी उपाधियां है आदिवराह, विनायक पाल, प्रभास, हेरम्ब पाल। ये किनकी उपाधियां है? मिहिर भोज की। मिहिर भोज ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जिन पर क्या अंकित था? श्रीमद आदिवराह। इसी से इनकी उपाधि निकल के आई, आदिवराह उपाधि, ठीक है। ये कहाँ लिखा था? इन चांदी और तांबे के सिक्कों पर लिखा था श्रीमद आदिवराह। मिहिर भोज के समय एक अरबी यात्री आया था भारत की यात्रा करने के लिए, सुलेमान। सुलेमान ने मिहिर भोज के बारे में क्या लिखा?
मिहिर भोज को कहा कि भाई मिहिर भोज अरबों का शत्रु है, यानी जो अरबी आक्रमणकारी थे उन सबके शत्रु थे कौन? मिहिर भोज। मिहिर भोज पूरे भारत की रक्षा कर रहे थे, किससे? अरबों से। और इस्लाम की दीवार, ठीक है, अरबी जो थे उनको कहते थे म्लेच्छ कहते थे, म्लेच्छ और मुस्लिम, मुस्लिम थे, तो उनको भारत पे आक्रमण करने से रोक रहे थे कौन? मिहिर भोज। ठीक है, तो मुस्लिम थे, तो इस्लाम को भारत में फैलने से किसने रोका था उस समय? तो मिहिर भोज ने। ठीक है, नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का विनाशक कहते हैं, वैसे ही मिहिर भोज को क्या कहते हैं? अरबों का शत्रु कहते हैं मिहिर भोज को। ठीक है, महिपाल की बात कर लेते हैं, अगले शासक महिपाल। ठीक है, इनके इससे पहले एक दो शासक और हुए हैं लेकिन वो अपने काम के नहीं है, तो अपन सीधे महिपाल पे चलते हैं। महिपाल के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना, इनके एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम क्या था? राजशेखर। ठीक है, राजशेखर को ध्यान रखना। राजशेखर किन के दरबारी विद्वान थे? महिपाल के। राजशेखर ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, काफी पॉपुलर ग्रंथ है, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, पाल रामायण और बाल महाभारत, ये इन्होंने लिखे थे राजशेखर ने, जो किसके दरबारी विद्वान थे? महिपाल के। महिपाल के समय एक अरबी यात्री और आया जिसका नाम था अल-मसूदी। अल-मसूदी की भारत यात्रा किसके काल में हुई थी? महिपाल की। और सुलेमान की कब हुई थी? मिहिर भोज के समय में। ठीक है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। ठीक है, यशपाल एक अंतिम शासक था, उनके बाद प्रतिहार वंश का पतन हो गया, दूसरे राजवंशों ने अधिकार कर लिया था। तो प्रतिहारों के यश का अंत कब हुआ? यशपाल के बाद। ठीक है, तो यह था अपना गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसमें उन्होंने शासन किया था 8वीं से 12वीं शताब्दी, यानी 400 साल तक शासन किया। और ना कि भारत में शासन किया बल्कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे, जैसे कुछ मलेच्छों का विनाशक नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने मलेच्छों को भारत में आक्रमण किया तो उनको पराजित करके वापस खदेड़ दिया। उसके बाद मिहिर भोज हो गए, नागभट्ट सेकंड हो गए, इन्होंने तुर्कों को हराया। उसके बाद मिहिर भोज हो गए, मिहिर भोज को तो अरबी यात्री सुलेमान ने ये तक कह दिया कि ये तो अरबों का शत्रु ही नहीं, इस्लाम की दीवार है, मतलब इस्लाम को भारत में फैलने से रोकेगा कौन? मिहिर भोज। ठीक है, भारत के लोगों की रक्षा की थी अरबी आक्रमणकारियों से मिहिर भोज ने। तो 400 सालों तक गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने टट्टा की राजस्थान पूरे भारत की रक्षा की थी विदेशी आक्रमणों से। ठीक है, और अंतिम शासक कौन हुए हैं? यशपाल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको गुर्जर प्रतिहार वंश समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक, अच्छा टॉपिक था, इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इनके नोट्स बना के इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।